नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे हाईटेक जवानों की और नक्सलवाद पर घमासान की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की नासूर ने वक्त ब वक्त देश के सुरक्षा तंत्र को गहरे जख्म दिए हैं। इन्हीं जख्मों से कई मां के लाल खोए हैं, कई सुहाग भी छिने हैं। लेकिन अब ऐसे नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और नई रणनीति के तहत लाल आतंक का खात्मा करने का संकल्प है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक शुरू से ही बड़ा राजनीतिक विषय रहा है और अब जवानों के हाईटेक करने के दावे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में सिर्फ नक्सल को खत्म करने पर ही सियासत नहीं होती। सियासत तो इस बात पर भी होती है कि किसके कार्यकाल में नक्सलियों को किसने आघात पहुंचाया, कितनी कामयाबी मिली और जवानों का किसने मनोबल बढ़ाया और साथ साथ जवानों को कितना मजबूत किया। आज सियासत में फिर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नक्सल क्षेत्र के जवान हाईटेक हुए और इसी का नतीजा है कि आज कोर नक्सल क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें ढेर कर रहे हैं, जिस पर राज्य की राजनीति भी गरमाने लगी है। जवानों के हाईटेक होने को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जवानों के पास पूरे हथियार मौजूद हैं। बीते दिनों हमने देश के गृह मंत्री से नए हथियारों की मांग सुरक्षा बलों के लिए की थी और 20 दिन के अंदर ही सुरक्षा बलों के लिए नए हथियार भेज दिए गए। अब हमारे बस्तर फाइटर के पास पर्याप्त हथियार हैं। अब हथियारों की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने तंज किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हमारे जवान आज से नहीं पहले से हाईटेक हैं, ड्रोन पहले से उड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि विजय शर्मा के आने के बाद ही बस्तर में आया हो। अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तो देखने को मिल रही है। अब नक्सलवाद पर एक बार फिर से जो सियासी गलियारा है वो सुर्खियां बटोर रहा है। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं और उसके बाद चर्चा पे चलते हैं। जवानों के पास पूरे हथियार हैं भैया, आप एकदम निश्चिंत रहें उस बारे में। अभी माननीय अमित शाह जी ने, जब हम लोगों ने एक विषय रखा कि हमको जवानों के लिए इस तरह के हथियार की आवश्यकता है, उन्होंने कहा कि 20 दिन में पहुंचेगा और 20 दिन में पहुंच गया। ये मैं 3 महीने पहले की बात आपको बता रहा हूँ, 20 दिन में पहुंच गया। अब हमारे चाहे वो बस्तर फाइटर्स भी हैं तो उनके पास पर्याप्त हथियार है, हथियारों की कमी नहीं है। ड्रोन पहले से बस्तर में चल रहा है, ना कि विजय शर्मा के आने से ड्रोन चल रहा है। ये पहले भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रोन तो विजय शर्मा के आने के बाद ही चल रहा है। कंप्यूटर का युग भी विजय शर्मा के आने के बाद हो रहा है। मतलब सब चीज़ जितना टेक्नोलॉजी है ना, ये विजय शर्मा के आने के बाद ही मुझे लग रहा है बस्तर और छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हास्यास्पद बात न करे तो ज़्यादा बेहतर है। जवानों के पास तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक लकीर भी खींच दी है। डेडलाइन तय हो चुकी है मार्च 2026 की और इसी को पाने के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन विपक्ष लगातार तंज कस रहा है, कई सारे सवाल भी खड़ा कर रहा है। इस पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद कुछ मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता दिनेश जी से करना चाहूंगा। दिनेश जी, एक डेडलाइन तय कर दी गई है, राज्य सरकार काम कर रही है। मार्च 2026 में न सिर्फ छत्तीसगढ़, देश में जितना भी नक्सलवाद फैला हुआ है, रेड कॉरिडोर जो है उसे खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से एक तंज कसा गया है, कहा गया है कि पहले से ही हमारे जवान हाईटेक हैं और आप कह रहे हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर हाईटेक जो हथियार हैं वो जवानों को मिले हैं। जी, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को, मैं मीडिया पैनलिस्ट को मैं नमस्कार। देखिए, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जवानों को सशक्त किया है। हमारे पास विजन है, हमारे पास नीतियां हैं, हमारे पास रोड मैप है। इसीलिए रोड मैप की बात वही करता है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास नीतियां होती है, जिसके पास प्लानिंग होती है। हमारे देश के गृह मंत्री, आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन भी बता दी कि कब तक हम देश में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और आप हम सभी देख रहे हैं, रोज नक्सली मारे जा रहे हैं। अरे कांग्रेसी नक्सलियों को पालने वाले, पोसने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग ये 70 साल में नक्सलियों को कहां से कहां पहुंचा दिए थे। और आप हम सब ने देखा है
कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठती है, राज्य में विष्णुदेव जी की सरकार, दोनों मिलकर डबल इंजन के रूप में काम करते हैं और आपके सामने देख रहे हैं रोज लेकिन भारी संख्या में दिनेश जी, नक्सली मारे जा रहे हैं। नक्सलियों ने भूपेश सरकार में भी आत्मसमर्पण किया था, नक्सली मुठभेड़ भी तब भी होती थी, नक्सलियों को मारा भी तब भी जाता था। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, भूपेश बघेल के राज में भी नक्सलियों को मारा जाता था, लेकिन वो केंद्र की सरकार जब जब एक्शन लेती थी होता था। भूपेश बघेल जी नक्सलियों को बचाने का काम करते थे। ये कवासी लखमा जी जैसे व्यक्ति, लेकिन आरोप भी तो लगता था दिनेश जी, आरोप भी तो लगता था पक्षपात का, भेदभाव का। इनका काम ही क्या है, ये करेंगे कुछ नहीं, हम कुछ करेंगे तो आरोप लगाएंगे। ये अपने आप को बचाएंगे कैसे? नक्सलियों का भी समर्थन करना है और जनता को बेवकूफ भी बनाना है, दोनों कैसे? लेकिन दिनेश जी, अगर जवानों को हाईटेक करना था, दिनेश जी अगर जवानों को हाईटेक करना था और जवानों को हाईटेक हथियार देना था, तो राज्य में किसी की भी सरकार हो, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो दायित्व बनता था, जवानों को हाईटेक हथियार भेजे जाने चाहिए थे। बिल्कुल ये बात सच है कि हाईटेक हथियार हमेशा वहां दिया जा रहा था, लेकिन बात रही सेना के मनोबल को बढ़ाने की। कोई लड़ाई हम या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती, सेना और मेरे बस्तर फाइटर्स के जवान जाकर के, सीआरपीएफ के जवान जाकर के वहां लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बात रही मनोबल की, रोड मैप देने की, संसाधन की देने की, जो कि विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरे संसाधन सब चीज मुहैया करवा रही है। आज मेरे बस्तर फाइटर्स के जवानों का मनोबल बढ़ चुका है। उसका परिणाम स्वरूप है, आप देखे होंगे पहले हमारे सेना के जवानों को एम्बुश लगा करके ये नक्सली शहीद करते आ रहे हैं, और आज हम आप सब देख रहे हैं कि आज नक्सलियों को घेर करके मेरा भाई सेना का वो जवान, बस्तर फाइटर्स का जवान, सीआरपीएफ का जवान, बीएसएफ का जवान आज में नक्सलियों को मारने का काम कर रहा है। और नक्सली बैकफुट पे आ गए हैं और ये बात सच हो चुकी है, पूरी जनता जान चुकी है कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और ये चीज देखने को मिल रही है। मेरा बस्तर का आदिवासियों का चेहरा खिल चुका है। हम तो हिड़मा के गांव में जाके हॉस्पिटल खोलने वाले लोग हैं, ये तो हॉस्पिटल जिनके राज में जो खुलते थे उनको बंद करवाने की कगार पे पहुंच चुके थे। हम रोड मैप लेके आते हैं, हम विकास लेके आते हैं, हम रास्ता बनाते हैं, हम चलिए ठीक है दिनेश जी, आपके पास रोड मैप है और रोड मैप पे ये भी तय कर दिया गया है कि मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म कर देना है, येन केन प्रकरण चाहे जैसे। चलिए ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। अनिल जी का मैं रुक कर लेता हूं। अनिल जी, पूरी बात आपने दिनेश जी की सुनी, विजन तैयार है, रोड मैप तैयार है, फिर काहे कि आरोप हो रहे हैं। हमारे जवानों को अगर हाईटेक किया जा रहा है, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों साहब? देखिए ऋषभ जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी का। वो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपके विद्वान दर्शकों से एक ही आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर क्या है, कैसी है, उसको सभी जरूर गौर करें। मेरा यह मानना है, देखिए ऋषभ जी, की ये राजनीतिक इतना स्तरहीन मुद्दा नहीं है जितना स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और पूछना चाहूंगा। 2014 से 18 ये डबल इंजन की सरकार में थे, यहां रमन सिंह जी थे, वहां मोदी जी बैठे थे, और 2014 से 18 के बीच हमारे जवानों की मौत जितना नक्सलियों की गोली से नहीं हुई, उससे ज्यादा मलेरिया से हुई। तो ये मलेरिया और दूसरी बीमारियों से जवान मर रहे थे और ये डबल इंजन की सरकार तमाशा देख रही थी। दूसरी बात देखिए, हाईटेक होने के लिए इतना एक आंकड़ा मैं और आपको बता दूं, आपसे ये सवाल भी मैं लूंगा, जो टाइम की आप बात कर रहे हैं, 2018 से 2022 के बीच में ही देश भर में जितनी भी नक्सली घटनाएं हैं, उनमें से 45% जो नक्सली घटनाएं थी वो छत्तीसगढ़ में थी साहब, जब आपकी सरकार थी। ऋषभ जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये 2018 से 22 के बीच का ही आंकड़ा नहीं है। स्टार्टिंग से छत्तीसगढ़ में जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने और ये राज्य अलग हुआ, 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद था, और रमन सिंह जी जब 2018 में सरकार से उतरे तब तक ये 20 से 21 जिलों में पहुंच चुका था। ये सारा प्रदेश जानता है। मैं इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहता। ये 3 मुद्दों का 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद 20-21 जिलों तक कैसे पहुंचा, क्यों जवानों को संसाधन तब नहीं दिए जा रहे थे और क्यों अब दिए गए। मेरा यह मानना है ऋषभ जी कि तकनीक जैसे जैसे विकसित होती है वैसे वैसे जो भी सरकार रहे
वो अनिल जी, तकनीक उपलब्ध ये कराती तो आप मान रहे हैं ना कि सरकार अब जवानों को हाईटेक हथियार दे रहे हैं, ये तो आप मान रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, जो भी सरकारें रहेंगी वो सेना को, जवानों को हाईटेक हथियार देते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। सवाल इसका है कि 2013 में यहाँ रमन सिंह जी की लेकिन सरकार आपके थी, नेता कह रहे हैं कांग्रेस की साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ ये अनिल जी, सवाल- आपके नेता कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष दीपक बैज जी का बयान आपने सुना होगा, देखिए ऋषभ जी, वो यही कह रहे हैं नेता- कि हमारे जवान तो पहले से ही हाईटेक हैं, ड्रोन तो पहले से ही उड़ता है। बहुत स्पष्ट कहा कि हमेशा हाईटेक हथियार नक्सल क्षेत्रों में जाते थे, विजय शर्मा जी आ गए तो चमत्कार नहीं हुआ। तत्कालीन समय में जो टेक्नोलॉजी है वो जवानों को देने का काम होता है, और अगर उदासीन कोई था तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की ही सरकार थी। अमित शाह जी का महिमा मंडन इसलिए किया जा रहा है कि इनको प्रमोशन चाहिए होगा, इनकी लड़ाई अरुण साव और विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी से है, विजय शर्मा जी की, उनको लग रहा है किसी तरह मेरा बढ़ जाए। सवाल इस बात का है ऋषभ जी कि नक्सल मुद्दे पर इतनी स्तरहीन राजनीति क्यों? जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी अग्रिम पंक्ति को खोया है 2013 में, जब रमन सिंह जी की सरकार थी, कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र था, उसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस नक्सलवाद को पाल रही थी। 350 स्कूल आपके समय में बंद हो गए, जिसको हमने खोलने का काम किया। वनांचल के लोगों को सामुदायिक वनाधिकार पट्टे देने में पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अव्वल था। सर्वाधिक बेकसूर आदिवासियों की रिहाई हुई जस्टिस के नेतृत्व में एक आयोग बनाकर। देखिए मेरा मानना यह है सब जी, एक विचारधारा पर कड़ा प्रहार तब होता है जब आप वहां विकास को लेकर जाएं, जब वहां आप विश्वास को लेकर जाएं लोकतंत्र के प्रति। आज तक 16-17 महीने की सरकार में एक ठोस नक्सल पुनर्वास नीति नहीं बनी। हमने नीति बनाई थी, उस नीति को आप अमल कर रहे हैं, और उसके बाद आप हमें बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार आई तो चमत्कार हो गया। देखिए चमत्कार नहीं हुआ साहब, निश्चित रूप से। और ये सेना की बात कर रहे थे, सेना वहां नहीं लगाई गई है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको। ऐसे गंभीर विषयों पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वहां बीएसएफ नहीं है, बीएसएफ कौन है? बीएसएफ के कोई जवान नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और ना ही नक्सल ऑपरेशन में कार्रवाई की, आपको अगर पता नहीं है तो पहले पता करके आइए। इसके जवान और स्पेशल कमांडोस लगाए गए हैं, सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ऋषभ जी, उसका कारण है कि जब सेना का इस्तेमाल आंतरिक किसी मामले में होता है तो विश्व स्तर पर हमारी इमेज घटती है कि हमको आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए सेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो उस इमेज को बचाने के लिए भी हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत नीतिगत मामला है, और इसको गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, विद्वान प्रवक्ता, उनको मैं आग्रह करूंगा कि इस बात का ध्यान रखें कि आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं और आपकी बात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक आंकड़ा मैं और आपसे समझना चाहूंगा अनिल जी, जब बीजेपी की सरकार आई, एक साल के अंदर अंदर 2600 से ज्यादा नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया, या गिरफ्तारी हो गई उनकी, या वो मारे गए। ये बड़ा आंकड़ा था। अगर ऐसी वजह से अगर मैं भूपेश सरकार के पहले साल के आंकड़े देखूं तो कहीं ज्यादा ये वाला आंकड़ा है। अगर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम किया जाना चाहिए था तो आंकड़े में हेरफेर क्यों, इतना ज्यादा अंतर क्यों है? देखिए ऋषभ जी, अगर आप 2003 से 18 का मैंने अभी आंकड़ा आपको बताया, 3 ब्लॉकों से 20 जिलों तक पहुंचा, और उसके बाद जब हम सरकार में आए 2020 और 21 कोविड के काल था, पूरे विश्व में महामारी फैली थी, उसके बाद भी आप हमारे काम करने का तरीका वहां देखिए। हमने न सिर्फ नक्सलियों की मान में घुसकर मारा, बल्कि हमने उस विचारधारा पर इतना तगड़ा प्रहार किया, ऐसी नीतियां बनाई जिससे नक्सली विचारधारा से लोग मुख्य धारा में शामिल हों। और मेरा यह मानना है ऋषभ जी, और मैं समझता हूं आपके विद्वान दर्शक भी इस बात को समझेंगे, किसी भी कुत्सित विचारधारा को रोकने के लिए एक विकसित विचारधारा को, एक समृद्ध विचारधारा को नीचे तक भेजना जरूरी है। उस विचारधारा की अच्छाइयां बतानी जरूरी है, विकास और विश्वास का वातावरण बनाना जरूरी है। सिर्फ शस्त्रों से नक्सलवाद को नहीं कुचला जा सकता, नहीं तो 1971-72 में पूरा नक्सल मुक्त हो गया था हिंदुस्तान। लेकिन आप देखिए फिर ये विचारधारा लेकिन अनिल जी देखिए, इस पर भी गौर करने की बात है। अगर नक्सलियों के पास हाईटेक वेपन है तो हमारे जवानों के पास भी वेपन हाईटेक होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है मुकाबले के लिए। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। जी बिल्कुल, मैं अपने विद्वान प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई का सम्मान करता हूं, लेकिन इनको बताना चाहता हूं कि आज नक्सली के आत्मसमर्पण के लिए पुनर्वास नीति विष्णुदेव साय जी की सरकार ने बनाई है, और उनको प्रधानमंत्री आवास से लेके सब चीज मिल रहा है। और आज ही सरकार ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है कि योजना की बात करें दिनेश जी, भूपेश सरकार में लोन वराटू अभियान भी चलाया गया था। उस दौरान भी जवानों को
सहूलियत भी दी गई थी और इसके अलावा नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे थे उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही थी। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पुनर्वास तो इसका भी तो असर होगा ना साहब, पहले पीछे जो आया है उसका कुछ ना अभी कुछ तो प्रॉफिट आने वाली सरकार को मिलता ही है। पुनर्वास नीति में अभी प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, उनके केसों को खत्म किया जा रहा है, नक्सलियों के प्रति सरकार का विश्वास और बढ़ चुका है। और दूसरी बात मैं करूं, मेरे प्रवक्ता भाई को मालूम नहीं है, गरियाबंद में बीएसएफ, डीआरजी और सीआरपीएफ और बस्तर फाइटर चारों के जवानों ने मिलकर जो 4 नक्सली अभी कुछ दिन पहले मारे गए हैं, ये चारों जवान मेरे गए भी थे। आपको अगर ज्ञान नहीं है तो मुझे एक बात समझाइए दिनेश जी, अच्छे से सरकार द्वारा इतनी सारी योजनाएं नक्सलियों के लिए चलाई जा रही हैं, इतनी सहूलियत नक्सलियों को दी जा रही है, क्या ये उन जवानों के साथ अन्याय नहीं है जिन्होंने मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई, घायल हुए? देखिए, सरकार हमारे जवानों का पूरा ख्याल रख रही है और बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है, क्योंकि जवान हमारे हैं, हमारे देश की वो एक बहुत ही धरोहर है, जिनके सहारे आज हम सो रहे हैं, जिनके सहारे आज हम बहुत सुख चैन से आज जा रहे हैं, उनका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मेरे प्रवक्ता भाई बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे नक्सलवाद की वजह से। नक्सलवाद के बारे में बता दूं, नक्सलवाद अगर पनपा है 70 सालों में भाई साहब, तो इनके राज में पनपा है 2014 से लेके 2018 की बात करूं या 2005-3 से बात करूं, और उससे पहले नक्सलवाद नहीं था दिनेश जी? नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में उससे पहले नक्सलवाद नहीं था 15 जिलों तक पहुंच। दिनेश जी, उससे पहले क्या नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में नहीं था? वही चीज बता रहे हैं, नक्सलवाद 70 साल में पालने पोसने का अगर काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया, और भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अडिग थी, जिसके परिणाम दिख रहे हैं। आज 2600 से ऊपर नक्सलियों दिनेश जी, 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ था तभी से ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फैलने लगा था, और शुरुआती दौर में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बीजेपी की सरकार थी। अगर उसी समय इस चीज को कंट्रोल किया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि इतने व्यापक स्तर पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मुहिम चलानी पड़ती सरकार को। नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में फैला है, और 70 सालों में नक्सलवाद पनपने का काम किया है कोई। जी अनिल, दिनेश जी, लगता है कुछ नेटवर्क का इशू हो गया। जी दिनेश जी, कुछ नेटवर्क का इशू है। जी बोलिए बोलिए, आ रही आवाज? जी प्लीज बोलिए। नक्सलवाद पूरे देश में फैला, कांग्रेस के राज में फैला, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ भी आया, मध्य प्रदेश में हम थे तो नक्सलवाद उतना पता नहीं चलता था, लेकिन नक्सलवाद की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी थी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद देखने को मिला। और हमने नगर नार से लेके डिमरापाल का 220 बिस्तर का हॉस्पिटल की बात करूं, सब हमने दिया है, क्योंकि हम चाहते थे कि मेरे बस्तर के आदिवासी भाई का हित हो। हमने इनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई, सड़कें बनाई, जंगल में एक भी सड़कें नहीं थी भाई साहब। 2000 के पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक भी स्कूल नहीं थे, पूरे स्कूल विहीन था बस्तर। उसका फायदा अगर किसी ने उठाया तो नक्सलियों ने उठाया, और नक्सली ने पूरे देश में अपनी परचम फहराते हुए छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद को किया। लेकिन दुर्भाग्य था कि केंद्र की सरकार, जब मनमोहन सिंह जी की अनिल जी से सरकार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नक्सलवाद को खत्म अनिल जी, राज्य सरकार जिस तरीके से काम सहयोग कर रही है, जो नक्सली हैं उन्हें पहले समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है और उसके बाद उन्हें एक जवान बनाया जाता है ताकि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां पर लड़ाई लड़ सकें। और ये जो आंकड़ा है ये काफी बड़ा है कि ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो जवान बन चुके हैं, उनकी मदद से बाकी नक्सली ठिकानों को ढूंढने में सरकार को और जवानों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिली, बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। ये अच्छी रणनीतियां हैं जो सरकार चला रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। और अगर इस तरीके की रणनीति नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार चला रही है तो विपक्ष को भी इसमें समर्थन करना चाहिए। ऋषभ जी, जिस रणनीति की आप बात कर रहे हैं, रणनीति कांग्रेस सरकार में चल रही थी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़ी संख्या में नक्सलियों ने समर्पण भी किया और मुख्य धारा में भी जुड़े, जवानों के रूप में भर्ती भी हुए, स्पेशल बटालियंस भी बनी। देखिए, जवानों के शौर्य पर सवाल कभी नहीं उठ सकता ऋषभ जी। वो अपनी जान हथेली पर रख कर लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल इच्छा शक्ति का है, सवाल दूषित और सुचिता की राजनीति का है। जो भी सरकार में आए
उस राजनीतिक दल को नक्सलवाद पर कठोर से कठोर प्रहार करना चाहिए और उस विचारधारा पर भी कठोर से कठोर प्रहार करना चाहिए। नक्सल पुनर्वास नीति ठोस बननी चाहिए, इस दिशा में काम होना चाहिए कि इससे मुक्ति मिले। दूसरी बात ऋषभ जी, एक बात जरूर कहूंगा, हम लोग 90 के दशक तक सुनते थे, सन 2000 तक, कि डकैतों की एक समस्या थी हिंदुस्तान में। जैसे जैसे हाईटेक होती गई चीजें और डकैतों के पास संसाधन कम होते गए, वो हाईटेक हमारी सुरक्षा प्रणाली से लड़ नहीं पाए और उनको समाप्त किया गया। आज बिरले ही हम सुनते हैं कि कोई डकैतों का गैंग है हिंदुस्तान में। बीच में फिर अंडरवर्ल्ड का एक दबदबा आया, वो भी समाप्त हुआ। तो मेरा यह मानना है, देखिए, कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है और जवानों को समय समय पर हर सरकार ने उपलब्ध कराई, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता। और मेरा यह मानना है, देखिए, कि हर सरकार का धर्म है और हर राजनीतिक दल के गंभीर प्रवक्ता का यह धर्म है कि उतनी ही आलोचना करे जितनी आवश्यक, क्योंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें आज भी मैं कहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी मीडिया समूहों को एक वातावरण बनाना चाहिए, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल, जिससे हम सभी को मुख्य धारा में जोड़ पाएं, लोकतंत्र को समृद्ध बना सकें और किसी तरह ऐसी भयावह बीमारियां जो नक्सलवाद के रूप में समाज में हैं, इससे मुक्ति पा सके। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जब सत्ताधारी दल ये टारगेट लेकर चले कि कैसे विपक्ष को हम परेशान करें, उनको कैसे फंसा दें, उनको कैसे ओछी भाषा बोलकर बदनाम करें, तो बहुत तकलीफ की बात होती है ऋषभ जी। इसमें जिस सरकार के पास जितने संसाधन थे, अगर उसने उस इच्छा शक्ति और उस संसाधन के विपरीत काम किया है तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की भी सरकार है और काम हो रहा है तो आप जबरदस्ती की वाहवाही भी नहीं ले सकते कि साहब हम आप हाईटेक कर रहे हैं। तो क्या अभी तक वहां जवानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीक नहीं थी? जैसे पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, जब मोबाइल फोन्स आए तो हम लोगों के पास जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दिनेश जी, जवान तो पहले से ही हाईटेक थे, जवानों के पास तो पहले से ही हथियार थे और जवानों के पास तो पहले से ही जज्बा था नक्सलियों से लड़ने का। और ऐसा नहीं कि बीजेपी के शासनकाल में ही जवानों ने आत्मसमर्पण किया हो या जवानों को ढेर किया गया हो। इससे पहले लोन वराटू अभियान चलाया गया, तमाम स्कीम्स चलाई गई थी भूपेश सरकार में, तब भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तब भी नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया गया है। लेकिन आरोप बड़ा ये लगता रहा है कि केंद्र से ही मदद नहीं मिली राज्य सरकार को। ऋषभ जी, मैं नक्सलवाद पे बात करूं, भूपेश बघेल जी के राज पे बात करूं। भूपेश बघेल जी ने क्या किया बताइए? शराब घोटाला, राशन घोटाला, गोबर घोटाला, क्या घोटाला नहीं किया? इनकी सरकार घोटाले में संलिप्त थी, इनको टाइम नहीं था नक्सलवाद के खिलाफ काम करने का। ये फंडिंग करते थे नक्सलवाद को, जिसकी अभी जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है और उनके मंत्री रडार में आ चुके हैं और उनके मंत्री आज रडार में आ चुके हैं, इसलिए इनकी स्थिति हो चुकी है। ये सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले सेना के बारे में बात कर रहे हैं। यही थे ना कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी पूछे थे ना, सेना ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सेना के ऊपर सर्जिकल उठाने वाले लोग कब से सेना की याद आने लग गई इन्हें? कब से सेना के बारे में ये चिंता करने लग गए? अरे चलिए ठीक है दिनेश जी, अनिल जी, नक्सलवाद पर राजनीति नहीं होना चाहिए, नक्सलवाद पर निर्णय होना चाहिए और निर्णय सरकार ले रही है। और निर्णय ये भी लिया जा चुका है कि लाल आतंक को खत्म करने के लिए जो टारगेट सेट किया गया है, सरकार चाहे राज्य की हो, सरकार चाहे केंद्र की हो, इस टारगेट की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन कभी सवाल जवानों पर खड़ा नहीं होना चाहिए। हाईटेक जो जवान, हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, हथियारों की बात हो रही थी, पक्षपात का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया। लेकिन अब जब हथियार हमारे जवानों के पास पहुंच चुके हैं तो क्या हम टारगेट को अचीव कर पाते हैं, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़कर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे हाईटेक जवान नक्सलवाद पर घमासान की, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, टारगेट सेट किया जा चुका है और अब जो रेड कॉरिडोर है, लाल आतंक है, उसे खत्म करने के लिए टारगेट की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। ये टारगेट कैसे अचीव होगा, ये देखना होगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।